नमस्कार। फिजिक्स डिपार्टमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे और अपने वेव मोशन लेक्चर सीरीज में आज मैं आपके सामने तीसरा लेक्चर, जिसका टॉपिक है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। तो एक बार फिर से आपका मेरे आज के इस लेक्चर सीरीज में के अगले टॉपिक में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में आपका स्वागत है। इसके पहले कि हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात करें, एक हम लोग छोटा सा रीकैप लेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको फेज ऑफ अ पार्टिकल के बारे में बताया था। तो जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम किसी भी पार्टिकल का फेज जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन उसका है कि फेज ऑफ अ पार्टिकल describes the position and direction of motion of the particle at any instant of time। यानी किसी भी समय पार्टिकल कहाँ है और किस दिशा में जा रहा है, इस बात का ही डिस्क्रिप्शन उसका फेज होता है। फेज मतलब उसकी अवस्था, उसकी स्थिति उस समय क्या है। तो हमने ये भी बताया था कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जैसे ये मीन पोजीशन के अबाउट, ये स्प्रिंग मास सिस्टम में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और ये x इज इक्वल टू 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाता है, फिर 0 पर आता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम तक जाता है, फिर 0 पर आता है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लीनियर मोशन की तरह यहाँ दिखाया गया है, लेकिन इसका जो फेज है वो फेज एंगल के टर्म में दिखाया जाता है। तो ये एंगल के टर्म में कैसे दिखाया जाता है ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी और उसका एक छोटा सा रिकैप मैं यहाँ लेना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं कि ये एक जो सर्कल है, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं रेफरेंस सर्कल, और इस रेफरेंस सर्कल पर एक पार्टिकल ओमेगा एंगुलर स्पीड, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड के एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। और ये जो रोटेट कर रहा है तो इसका किसी भी समय जो रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन या घटक इस y एक्सिस पर अगर हम लेते हैं, तो जैसा हमने पिछली बार बताया था कि जैसे जैसे ये रोटेट करता जाता है वैसे वैसे इसका प्रोजेक्शन का जो पॉइंट है, जो कंपोनेंट है, उसका वैल्यू बढ़ता हुआ पहले जहां 0 से यहां जाता है मैक्सिमम पॉजिटिव, और फिर 0 पर लौटता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पर जाता है, फिर 0 पर लौटता है। लेकिन जब ये यहां से 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम पर जाता है तब तक एंगल π/2 कवर होता है। इसलिए जब पार्टिकल एक SHM में 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम की ओर जाता है तो उसका फेज एंगल के टर्म में बढ़ता जाता है, 0, 10, 20, 30, 40 और मैक्सिमम पर उसका फेज 90 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली जब पार्टिकल वापस लौटता है तो इसका जो प्रोजेक्शन का जो हो कॉम्पोनेंट, इसका जो कॉम्पोनेंट है, जो प्रोजेक्शन है इस रेडियस वेक्टर का, यहां से जैसे घूमता हुआ यहां गया तो फेज 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और इसका प्रोजेक्शन इसका लौटने लगता है। तो जैसे जैसे पार्टिकल यहां से लौट के मीन की तरफ आता है, इस पार्टिकल का जो फेज है वो 90 डिग्री से बढ़ के 100, 110, 120, 130 और यहां लौटने पर इसका फेज 180 डिग्री यानी पाई हो जाता है। सिमिलरली जब पार्टिकल फर्दर यहां से भी रोटेट करता है तो इस पार्टिकल का फेज बढ़ता हुआ 180 से 190, 200, 210, 220 एक्सेट्रा करता हुआ नेगेटिव मैक्सिमम पर 270 डिग्री हो जाता है। और पार्टिकल जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लौट करके यहाँ पर घूमता हुआ पहुंचता है तो यहाँ से π/2 फर्दर एंगल कवर होता है और इसलिए पार्टिकल जब लौट करके मीन पर जाता है तो उसका फेज यहाँ से 270 से बढ़ता हुआ 280, 292, 300, 310 एक्सेट्रा और मीन पर उसका फेज 2π यानी 360 डिग्री हो जाता है। यानी जब एक पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है एक लाइन के अलोंग में, तो जैसे जैसे पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जाता है उसका फेज बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री मैक्सिमम पर होता है, पॉजिटिव मैक्सिमम पर, और लौटता है यहाँ से मीन की तरफ तो इसका फेज यहाँ से 90 डिग्री से बढ़ता हुआ 180 डिग्री होता है और फिर ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाता है तो 180 से बढ़ता हुआ ये 270 होता है और यहाँ से फिर जब वो वापस लौटता है मीन की तरफ तो इसका फेज बढ़ता हुआ 360 होता है। यानी इसी पॉइंट का फेज 0 भी है, पाई भी है, 2π भी है। 0 बताता है कि मोशन अभी शुरू हुआ है, पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ पार्टिकल जा रहा है। पाई बताता है कि 0 से ही शुरू हुआ है लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है पार्टिकल। 2π बताता है एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है और पार्टिकल फिर पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। अब तो हम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक साइन या कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक साइन फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, तो जैसे यहाँ से ओमेगा टी एंगल इसने कवर किया, इसका प्रोजेक्शन ये हुआ, यानी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया तो ये फेज इसका ओमेगा टी हुआ, करस्पॉन्डिंगली इसका फेज भी ओमेगा टी होगा। यानी अगर ओमेगा टी 45 डिग्री है तो इस पॉइंट का फेज 45, यानी 0 से 45 फेज पर गया तो यहां से जब साइन फंक्शन यहां पहुंचा तो ये 45 फेज है। सिमिलरली पार्टिकल जब मैक्सिमम पर गया यानी रोटेट करता हुआ पार्टिकल यहां पहुंचा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, यानी इस पॉइंट का फेज π/2 है। और पार्टिकल जब यहां पर पहुंचा तो रोटेट करता हुआ तो ये पॉइंट यहां से SHM करने वाला रिवर्स हो रहा है और यहां भी डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो इसका फेज पाई है। और नेगेटिव मैक्सिमम पर फेज यहां पर जो इसको करस्पॉन्ड करता है ये 3π/2 है। और सिमिलरली जब लौट करके यहाँ आता है यानी इस पॉइंट का फेज वही है जो इस पॉइंट का फेज एक रोटेशन के बाद है, यानी 2π। तो जो हम रेफरेंस सर्कल से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेज 0 to π/2, π/2 to π, π to 3π/2 to 2π करते हैं। वैसे ही 0 π/2 π 3π/2 2π फेज होता है। तो ये हमने एक रिकैप लिया एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यानी 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पर। हम लोग यहाँ पर एक मीडियम को कंसीडर करते हैं जिसमें पार्टिकल्स को एक वन डायमेंशन में कंसीडर करते हैं। और हमने ये पार्टिकल्स यहाँ पर चूज किया है, गौर करिएगा। यहाँ जो हमने जो वेव लिया है उसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका टाइम पीरियड t है, और बीच में भी बहुत सारे पार्टिकल्स हालांकि हैं, लेकिन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो t/4 है। वेव को एक पार्टिकल A से B या B से C या C से D तक पहुंचने में टाइम t/4 लगता है, गौर करिएगा। तो ऐसी हालत में हम ये मानते हैं कि एट टाइम t = 0 एक वेव इस पॉइंट O पर पहुंचा है जहां पार्टिकल A है। तो जैसे ही यहाँ पर वेव पहुंचेगा ये पहला पार्टिकल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में करना शुरू हो जाएगा और वेव आगे बढ़ने लग जाएगा। एनर्जी या डिस्टर्बेंस या वेव आगे बढ़ेगा और पार्टिकल जो है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ करेगा। अब जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ट्रांसवर्स की तरफ जाना शुरू करेगा तब तक वेव अगले पार्टिकल तक पहुंच जाएगा और ये पार्टिकल भी अपने मैक्सिमम की तरफ जाने लगेगा ट्रांसवर्स में। जब ये थोड़ी दूर पहुंचेगा तब तक जो वेव है वो नेक्स्ट वाले को टच करेगा, वो भी अपने मैक्सिमम की तरफ चलेगा, अगले वाले को टच करेगा, वो भी मैक्सिमम की तरफ चलेगा। और इस तरीके से अगर हम t/4 सेकंड पर सोचें तो पहला पार्टिकल अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर पहुंच चुका होगा SHM करता हुआ, और t/4 पर जो हमारा वेव है वो पहुंचता हुआ B पॉइंट पर पहुंच चुका, B पॉइंट के पार्टिकल को टच कर रहा है। बीच के पार्टिकल को चूंकि पूरा समय t/4 नहीं मिला क्योंकि इनको थोड़ी देर बाद वेव मिला, इसलिए ये मैक्सिमम से थोड़ा सा पहले, ये मैक्सिमम से थोड़ा और पहले, ये मैक्सिमम से थोड़ा और पहले, ये मैक्सिमम से थोड़ा और पहले, और ये पार्टिकल जस्ट अभी 0 पर है। यानी अगर हम 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड में सारे के सारे पार्टिकल का एक फोटोग्राफिक स्नैपशॉट लेने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक पर्टिकुलर कर्व पर मिलेंगे। और वो कर्व कैसा होगा भाई? तो वो कर्व हमें रिजेंबल करेगा, आप देखिए इस वाले कर्व की तरफ। ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, ये पार्टिकल तक जस्ट वेव पहुंचा है और बीच के सारे पार्टिकल बीच में इंटरमीडिएट पोजीशंस पर है। तो ये हो गया पार्टिकल का लोकस, इस वाले कर्व पर सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि व्हाट इज, अच्छा इस बात पर और गौर करिए कि अभी वेव t/4 सेकंड पर सिर्फ B पॉइंट तक पहुंचा है, आगे तक वेव नहीं पहुंचाती है, सारे के सारे पार्टिकल्स अभी रेस्ट में है। अगले t/4 यानी t/2 सेकंड पर अगर हम सोचें कि पार्टिकल्स का लोकेशन कहां है, तो आप एग्री करेंगे कि ये वाला पार्टिकल अपने मीन पर लौट चुका होगा। यहां पर t/4 सेकंड पर पार्टिकल को वेव ने टच किया था, ये पार्टिकल अगले t/4 पर मैक्सिमम पर होगा। यहाँ देखिए ये अपने 0 पर है, ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर है, और अगले t/4 में पार्टिकल जस्ट यहाँ C तक पहुंचा है। यहाँ पर बीच के पार्टिकल अपने मैक्सिमम को टच करके जस्ट यहाँ नीचे से पास में है, और सारे पार्टिकल्स का लोकेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यानी अगर हम अगले t/4 यानी t/2 सेकंड के इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर सोचें कि मीडियम के पार्टिकल्स कहां कहां लोकेटेड हैं, तो ये मीडियम के पार्टिकल्स इस कर्व पर लोकेटेड मिलेंगे। क्योंकि हमने यहाँ साइनसॉइडल वेव कंसीडर किया है तो इसमें SHM हो रहा है, तो एक साइनसॉइडल कर्व पर हमको मिलेंगे। और इस बार t/2 सेकंड पर
वेव अभी आगे कहीं भी नहीं पहुंच पाया है। गौर करिएगा, वेव सिर्फ यहीं तक पहुंचा, आगे वेव नहीं पहुंचा है। तो आगे के सारे पार्टिकल्स अभी भी स्टेशनरी हैं। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम अगले t/4 यानी 3t/4 पर कंसीडर करेंगे, यू विल एग्री कि ये 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम से 0 लौटा था, तो ये अब नेगेटिव मैक्सिमम पर मिलेगा। ये जहां टच हुआ था t/4 पर मैक्सिमम पर था, तो ये अपने मीन पर मिलेगा। और ये t/2 पर, अब यहां पर 0 पर था, तो अगले t/4 में ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पर मिलेगा। यानी 3t/4 पर एक बार फिर से हम पार्टिकल्स का लोकेशन का फोटोग्राफ निकालना चाहें तो हमें किस कर्व पर मिलेगा? वो हमें इस कर्व पर मिलेगा। सारे पार्टिकल्स इस कर्व पर लोकेटेड होंगे, साइन फंक्शन के इस पार्ट पर। और करिए, अभी वेव यहां तक पहुंचा है, आगे नहीं पहुंचा है, यानी आगे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट में। मच इन द सेम वे अगर हम वन फुल टाइम पीरियड के बाद कंसीडर करें, तो ये पार्टिकल 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम टू 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंचा था, अगले t/4 में ये 0 पर पहुंचेगा। ये पार्टिकल यहां टच हुआ था, अगले में t/4 पॉजिटिव पर पहुंचा, अगले में मीन पर पहुंचा, अब ये नेगेटिव मैक्सिमम पर पहुंचा। ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव मैक्सिमम से मीन पर पहुंचा, यहां जस्ट टच हुआ था, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पर पहुंचा, और वेव अभी जस्ट यहां पहुंचा है एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t। यानी एक टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन का है, जितनी देर में पार्टिकल ने एक फुल ऑसिलेशन किया, उतनी देर में वेव अभी यहां तक पहुंचा है। और इस शेप को देख करके आप समझ सकते हैं ये वन फुल वेवलेंथ है। यानी हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेवलेंथ वो डिस्टेंस है जितना कि वेव कवर करता है वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक टाइम पीरियड में होता है। गौर करिएगा, जब हम वेव का टाइम पीरियड कहते हैं, इसका मतलब है कि उस वेव के आने पर, उस डिस्टर्बेंस के आने पर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो SHM करते हैं, उस SHM का टाइम पीरियड ही वेव का टाइम पीरियड कहलाता है। गौर करिएगा, तो ये स्थिति है एट t = t सेकेंड पर। और सब्सिक्वेंटली अगले t/4 पर ये फिर पॉजिटिव मैक्सिमम पर जाएगा, ये फिर मीन पर लौटेगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम पर जाएगा, ये 0 पर आएगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पर जाएगा, और यहाँ जस्ट टच करेगा। और इस तरीके से वेव आगे बढ़ता रहेगा, और ये सारे पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट SHM करते रहेंगे, सारे पार्टिकल SHM करेंगे। Thus, the disturbance reaches particle at point E in one time period of SHM. If v is the speed of the wave, the distance traveled in time t of one time period of the SHM will be given by lambda is equal to v into t. गौर करिए, इसको हम लिख सकते हैं nu is equal to lambda into 1/t। अब 1/t ही हमारा फ्रीक्वेंसी है। गौर करिएगा, तो यानी कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला निकल करके आया वो लैम्डा इंटू न्यू आया, यहीं से आया। अब एक चीज हमको क्लियर है, इट इज क्लियर that the sinusoidal shape of the wave represents the location of the particle at in any instant of time। आपने देखा कि ये जो साइन का जो शेप बना है, जो साइनसॉइडल शेप जो हमारा बन करके निकला है, ये शेप हमको बताता है कि जब हम कहते हैं साइन वेव, हम मीन करते हैं कि मीडियम के पार्टिकल जिस कर्व पर लोकेटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम होंगे, वही कर्व डिसाइड करेगा कि उस वेव का नाम क्या होगा। अगर ये साइन कर्व पर है तो ये साइन कर्व कहलाएगा, अगर बाद में हम देखेंगे ये एक ट्रायंगल पर होगा तो ट्रायंगल वेव कहलाएगा, अगर ये स्क्वायर पर होगा तो स्क्वायर वेव कहलाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हाट वी हैव, the sinusoidal shape of the wave represents the location of the particles at any instant of time. Thus, when we say sine wave, we mean the shape of the wave, that is the locus of the points is a sinusoidal curve. The displacement of the particle at x is equal to जो O point है, जो origin है, वो हम कैसे represent करते हैं? Y is equal to A sin omega t। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मीन पोजीशन से शुरू करता है, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है y is equal to A sin omega t। ना अब हम क्या करें, अब हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल को, वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है, तो हम बीच के किसी पॉइंट P को कंसीडर करते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, हमने यहाँ पर ओरिजिन से P पॉइंट पर x डिस्टेंस पर के एक पार्टिकल को कंसीडर किया, हमने यहाँ पर कंसीडर किया। हम क्या देखते हैं, यहाँ जो हम कंसीडर करते हैं, तो हम ये समझ लें कि यहाँ से यहाँ तक वेव को आने में टाइम कितना लगा है, x अपॉन v। तो x अपॉन v अगर यहाँ पर वेव आया, तो यहाँ अगर इस समय वेव है, मान लीजिए यहाँ पर 12 बजे के टाइम पर वेव है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको 1 घंटा लगा, तो यहाँ पर वेव कब था, 12 घंटा माइनस 1 घंटा इज इक्वल टू 11 आवर्स, यानी 11 बजे यहाँ था। यानी यहाँ पर जो अभी t इंस्टेंट पर वेव है,
वो यहां पर t माइनस ये टाइम यानी x बाई v पर यहां था। यहां पर t माइनस एक्स बाई वी पर जो वेव था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वही यहां पर का डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड पर होगा। यानी यहां के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। गौर करिएगा, तो ये ओरिजिन पर के का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहां का डिस्प्लेसमेंट इस समय हमको देखना है तो यहां पर वही डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का ये y, जो यहां पर के पार्टिकल का t माइनस एक्स बाई वी सेकेंड पर था। यानी यहां पर के पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड अभी करना है, फाइंड आउट t सेकेंड पर, तो हम यहां पर के डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में t का वैल्यू t माइनस एक्स बाई वी रख दे। अगर हम ये रख देते हैं तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t में t इज इक्वल टू t माइनस एक्स बाई वी रखेंगे तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यानी the displacement of a particle at x distance at the instant of time t is given by y is equal to a sin omega t minus x by v। गौर करिए, और जब हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो हम यही मीन करते हैं कि भाई एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिससे हम x डिस्टेंस पर के पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट प्रेडिक्ट कर देते हैं जिस इक्वेशन से, वही इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। यानी इस इक्वेशन से हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम t राइट नाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी y। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है यही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एक्सप्रेशन कहलाएगा। यानी इसको एक बार फिर से रिकैप्चर करें तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू o इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin omega t। कंसीडर अ पार्टिकल एट पॉइंट p at the position x at the instant of time t। The disturbance that was there at x is equal to 0 reaches x is equal to x in time t is equal to x by v. Hence the displacement at x is equal to x at the instant of time t will be the same as displacement at x is equal to 0 at the instant of time t minus x by v. Thus, if we replace t by t minus x by v in the expression for SHM at x is equal to 0, that is y is equal to a sin omega t, we will get the displacement of the particle at x is equal to x at t is equal to t. So here it is, y is equal to a sin omega t minus x by v is the equation of a plane progressive wave moving along the positive x-axis. This can be written, अगर हम ओमेगा को 2 pi by t लिखें तो a sin 2 pi by t t minus x by v, और अगले स्टेप में अगर हम t को अंदर ले जाएं तो a sin twice pi t by t minus x by vt। Now vt अभी हमने देखा velocity into time is the one wavelength lambda, तो हम लिख सकते हैं a sin 2 pi by t t minus 2 pi by lambda x। Now 2 pi by t is omega and 2 pi by lambda is प्रोपेगेशन कांस्टेंट k। तो हम इसको अगले स्टेप में जो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वो y is equal to a sin omega t minus kx है। यानी फाइनली equation of a plane progressive wave propagating along positive x-axis is written as y is equal to a sin omega t minus kx। Much in the same way, अगर ये वेव जा रहा होता नेगेटिव x डायरेक्शन में तो ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता। यानी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव propagating along negative x-axis is y is equal to a sin omega t plus kx। गौर करिएगा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो प्रेडिक्ट कर सकता है x इज इक्वल टू x वाले पार्टिकल का t इज इक्वल टू t सेकेंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहलाता है। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव moving along positive x-axis is y is equal to a sin omega t minus kx, and equation of a plane progressive wave propagating along negative x-axis is y is equal to a sin omega t plus kx। Thus, लोगों ने क्या देखा, in a sinusoidal progressive wave, sin function in x indicates shape of the wave, that is the location of the particles at any instant of time, and time function represents the periodic motion of the particle, that is the simple harmonic motion of the particle। ठीक, टाइम फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल इंडिकेट करता है और x का फंक्शन उसका शेप बताता है। ठीक, अगर वो शेप एक साइनसॉइडल आता है तो वेव साइन वेव कहलाएगा, जस्ट लाइक कि हमारे पास में ये है, ये साइनसॉइडल वेव है क्योंकि लोकस ऑफ द पॉइंट्स इज अ साइन कर्व। लेकिन अगर जिस शेप पर पार्टिकल्स लोकेटेड हैं वो साइन नहीं होकर के एक स्क्वायर होगा
तो हम कहेंगे इट इज ए स्क्वायर वेव, यानी वेव आया, पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया, पार्टिकल्स का कहां कहां लोकेटेड, एक स्नैपशॉट, एक फोटोग्राफ हम ले किसी भी समय और वो एक स्क्वायर आता है, तो वेव इज अ स्क्वायर वेव। सिमिलरली अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल के शेप पर पार्टिकल्स लोकेटेड मिलते हैं तो दिस इज अ ट्रायंगुलर वेव, एंड इफ इट इज ऑन अ सॉटूथ कर्व देन इट इज अ सॉटूथ वेव। तो जो वेव का नाम पड़ता है वो नाम पड़ता है उसके शेप से, y एज ए फंक्शन ऑफ x से। और एक बात और गौर करिए, जो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव वही है जो फ्रीक्वेंसी है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी वेव आया, मीडियम के पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगे, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। गौर करिएगा, तो जो भी हम वेव के बारे में रेफर करते हैं वो बेसिकली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में रेफर करते हैं। अब हमें क्या मिला? A plane wave seems to travel in a definite direction and has constant value over any plane perpendicular to that। एक बात तो बड़ा अच्छे से समझ लीजिए, जब हम कहते हैं एक साइन वेव, तो आपसे पूछा जाता है कि साइन वेव आखिर मीडियम में चलता कैसे है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन में कहते हैं साइन इसका मतलब वेव ऐसे ऐसे चलता होगा। नो, आपने देखा अभी वेव बिल्कुल प्लेन सीधा सीधा चल रहा है, एक डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। अभी जैसे हमने पॉजिटिव एक्स अगर इधर लिया तो वेव पॉजिटिव एक्स की तरफ सीधा जा रहा है। गौर करिएगा, वेव सीधा जा रहा है। तो साइन क्या है? तो साइन वो कर्व है जिसमें किसी भी समय मीडियम के पार्टिकल का एक फोटोग्राफ लेंगे तो मीडियम के पार्टिकल्स उस साइन कर्व पर लोकेटेड मिलेंगे। साइन वेव का मतलब ये नहीं है कि वेव ऐसे ऐसे साइन के शेप में जा रहा है। ऐसा अगर होता तो अगर आप क्लासरूम में बैठे होते हैं, साइन फंक्शन के रूप में एक साउंड वेव आपके पास पहुंचता, एक टीचर का जो पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो वो साइन वेव अगर ऐसे ऐसे जाता तो किसी के कान के नीचे से निकल जाता, किसी के कान के ऊपर से निकल जाता। ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं तो हर दिशा में वेव जाता है और सीधा जाता है सबके पास। सो वेव प्रोपेगेट्स इन अ स्ट्रेट वे। साइन क्या है? किसी भी समय मीडियम के पार्टिकल का अगर आप एक फोटोग्राफ लेंगे तो उस फोटोग्राफ में मीडियम के पार्टिकल जिस शेप पर आपको दिखाई देंगे वो साइन कर्व होगा, और इसलिए वेव का नाम साइन वेव होगा। अगर वो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर वेव होगा, वो ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगुलर वेव होगा, अगर सॉ टूथ होगा तो सॉ टूथ वेव होगा। ध्यान रखिए, वेव सीधा जाता है, साइन उसका शेप है, मीडियम के पार्टिकल्स का लोकस है। So mathematically, the simplest waves are the sinusoidal ones in which each point in the field experiences simple harmonic motion, and complicated waves can often be described as the sum of many sinusoidal waves। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सारे के सारे मोशन को हम एक रिजॉल्व कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस में, वैसे ही सारे कॉम्प्लिकेटेड वेव्स को हम लिख सकते हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव्स। ये सिंपल हार्मोनिक वेव है क्योंकि यहाँ साइन फंक्शन से या कोसाइन फंक्शन से इन वेव्स को हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज आर साइनसॉइडल साइन वेव्स। देन अब गौर करिए, जैसे हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले वाले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर मोशन मीन से शुरू होता है तो फेज इनिशियल 0 होता है 5, लेकिन अगर मोशन जब हमने अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और जब हमने घड़ी को ऑन किया उस समय में किसी और पॉइंट पर था, लेट अस से π/6 उसका उस समय फेज था, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हम लिखते हैं इक्वेशन y = a sin ओमेगा t + π/6, जहां π/6 इनिशियल फेज या इपोक है। ठीक उसी तरह से जो हमने देखा कि जब y = a sin ओमेगा t से वहां पर ऑसिलेशन हो रहा था पार्टिकल का, हमने जहां पर देखा बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर अगर आप देखिए जो वेव जस्ट अराइव किया है और ये पार्टिकल SHM कर रहा है, तो जब ये वेव जब हमने घड़ी ऑन की उस समय में पार्टिकल अपने 0 पर नहीं मिलके किसी और पॉइंट पर मिलता, 0 से 90 डिग्री फेज के बीच में, तो इनिशियल फेज यहां पर 0 डिग्री नहीं होता। और इसीलिए जब हम वापस जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो y = ओमेगा t - kx, और हम जब ये बात लिखेंगे कि भाई एक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिसमें इनिशियल फेज यानी इपोक फाई है, तो वो हमारा एक्सप्रेशन होगा y = a sin ओमेगा t - kx + फाई। वही कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में इनिशियल फेज का लिया था, वही इनिशियल फेज का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्लेन प्रोग्रेसिव में लिया है, यानी एक
प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जिसका इनिशियल फेज फाई है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. So I hope you have understood the first class of mine that was on simple harmonic motion, the second on the phase of a particle, and subsequently उसका डेवलपमेंट में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का हम लोगों ने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझा, और इसको मैं समझता हूं कि आपने समझा होगा, और आगे के क्लासेस में आप देखेंगे कि वेव को समझना और आसान होता चला जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन.